हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं आपका धनंजय सर यूट्यूब के इस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आपकी सफलता के लिए नित्य प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अभी हम लोग नंबर सिस्टम का सीरीज शुरू किए हैं और मैं किरण पब्लिकेशन से अभी आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं। कुल टाइप 1 के 41 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 42 से आज हमें आगे बढ़ना है। देखिए, अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप जब कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि हम सब एक साथ हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक परिवार के सदस्य हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट करते रहना। और चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है बाबू कि तीन संख्याओं का योग 252 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। काफी आसान सा सवाल है। मान लेते हैं कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बारे में बोला गया तो हमारी संख्याएं हो गई, ऐसा लिख सकते हैं। अब उसके बाद बोला गया था कि पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या की क्या है भाई, तो 3 गुनी है। यानी कि यहाँ पे अगर दूसरी संख्या को अगर मैं x मानूं तो पहली संख्या 3 गुनी यानी कि 3x हो जाएगा। अच्छा, अब तीसरी संख्या है क्या, तो पहली संख्या की यह कितना है कि 2/3 है। यानी कि पहली संख्या तो 3x है ना, तो 3x का 2/3 लेंगे तो क्या होगा, तो 2x हो जाएगा। आप लोग बात समझ पा रहे हो ना। 3x का 2/3 का मतलब 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2x बचेगा। अब अगर इन सबको मैं ऐड कर लूं तो होगा कितना, तो 6x होगा। तो अभी इनको जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा था, तो बोला गया था कि 252, 252। तो यहाँ पर लिख लेंगे 252। अभी यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल सकते हो। x का वैल्यू निकालोगे तो होगा कितना, 42 होगा। अभी देखो x का वैल्यू 42 हो गया। और अभी क्या निकालना था हमें, तो बोला गया था कि दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। यही दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो दूसरी संख्या भी तो x है ना, यानी कि जो x का वैल्यू होगा वही अपना आंसर होगा। तो देखो तो 42 कहाँ दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो काफी आसान सा सवाल था, आप इसको कर सकते हो। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि 7 5 6 8 9 6 ये अपने पास एक नंबर है। कहता है कि इसमें क्या ऐसा जोड़ दिया जाए, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि वह 11 का गुणज हो जाए। 11 का गुणज यानी कि 11 से कंप्लीट कट जाए। तो 11 से विभाजित होने का नियम क्या होता है कि अल्टरनेट संख्या, अल्टरनेट यानी कि 7 लेंगे, 5 को छोड़ देंगे, फिर 6 को लेंगे, फिर 8 को छोड़ देंगे, 9 को लेंगे और उसके बाद इधर 5 से लेकर 8 और 8 से लेकर 6 इन संख्याओं का पहले सम लेंगे। तो 7 6 और 9 को जोड़ेंगे तो बाबू क्या होगा, 22 होगा। अच्छा, 5 8 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 19 होगा। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो अपना आंसर होगा। ये काफी आसान सा सवाल है, आप बात को समझ सकते हो। यानी कि 22 और 19, जो क्वेश्चन आसान है ना उस पर मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहता, आप इसको बना सकते हो, बन जाएगा ना। तो अभी आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि दो संख्याओं का गुणज 48 है। कोई दो संख्या है और जिनको गुना करने पर 48 होगा। इनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपकी हाथ की अंगुलियों की संख्या की 2 गुना के योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है तो दूसरी संख्या क्या होगा। अब ये क्वेश्चन है बड़ा आसान, लेकिन आप इसके लैंग्वेज को देख करके डर सकते हो। अभी यहाँ पे कहता है दो संख्या, मान लेते एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है, और इनका गुणनफल कितना दिया है, 48। यहाँ तक तो आप भी बात को समझ रहे होगे। आप बोलोगे यहाँ तक तो सर मैं भी समझ रहा हूँ कि दो संख्या है और दोनों को गुना करने पे कितना मिल रहा है, 48। लेकिन आगे की कहानी क्या है, कहता इनमें से एक संख्या एक तिपहिया साइकिल, कैसी साइकिल है, तिपहिया, तो तिपहिया साइकिल है यानी कि उसके पहिए कितने होंगे, तो 3 होंगे। तिपहिया का मतलब जैसे आप रिक्शा देखे हो ना, पटना में तो बहुत सारे रिक्शे चलते हैं तो आपने देखा ही होगा। तो अभी तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या यानी कि पहियों की संख्या कितना होगा, 3 हो जाएगा। कहता है किसी पक्षी के पंखों की संख्या। अच्छा, पक्षी के पंखों की संख्या क्या होगा, अब पक्षी के पंखों की संख्या यानी कि एक पंख राइट साइड में और एक पंख लेफ्ट साइड में, यानी कि पंखों की संख्या 2 हो जाएगा। आपकी हाथ की अंगुलियों की संख्या, हाथ की अंगुलियों का मतलब दोनों हाथ की नहीं, सिर्फ एक हाथ की, ठीक है ना, हाथों की नहीं बोला है। तो हाथ की यानी कि अंगुलियां 5 हैं। कहता है कि उनमें अंगुलियों की संख्या की 2 गुना यानी 5 में 2 से गुना करेंगे तो होगा कितना, 10 होगा।
भाग देने से प्राप्त होता है। हमको भाग कहां से देना है, देखो ऐसे, यानी कोई भी एक संख्या बोला गया। दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर क्या बोला गया था, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं इतना। अभी यहां तक बात समझ पाए, एक्स वाई बराबर 48 होगा। अभी कहता है कि इनमें से एक संख्या, कोई भी एक संख्या, यानी कि एक्स वाई में से कोई भी एक ले लेंगे, मान लेते हैं एक्स है, तो ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो अभी आप यहां से देखो, कहता है कि तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से हमें भाग देना होगा। यहां से हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को आराम से जब पढ़ोगे ना तब लैंग्वेज समझ में आएगा। तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से क्या करना है, से हमें भाग देना है। यानी कि तिपहिया साइकिल है तो उसके पहिए कितने होंगे, 3। किसमें भाग देना है बाबू, तो हमको भाग देना है पक्षी के पंखों की संख्या, तो पंखों की संख्या कितना होगा, 2। और साथ में क्या बोला गया, तो आपके हाथ की अंगुलियों की संख्या का 2 गुना, तो अंगुलियां 5 है, 2 गुना करेंगे तो 10 होगा, यानी 10 और 2 12, 12 और बटा 3 बराबर क्या होगा, 4। तो x का वैल्यू कितना मिला, 4। अब इतना आसान सा सवाल है। अब पूछा गया दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या y बराबर क्या होगा, तो देखो x y का गुणनफल जो था वह तो 48 था ना, तो x का वैल्यू 4 है, तो y का वैल्यू क्या होगा, 12 होगा। 12 में जब 4 का गुना करेंगे तभी ना 48 हो पाएगा, तो अभी 12 होगा। और देखो आंसर कहाँ दिया, तो तीसरे नंबर ऑप्शन में। अब बाबा बात को समझ पा रहे हो ना, क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ो तो क्वेश्चन बनेंगे और कम से कम समय में बनेंगे ना, जी हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, कमेंट करना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, यहां पर बोला गया कि 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे 2 बार व्युत्क्रम बोला गया। सबसे पहला व्युत्क्रम ले लेते हैं, कहता है 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रम। 2/9 का व्युत्क्रम क्या होगा बाबू, 9/2 होगा, और प्लस करना है, जोगफल हमको लेना है, जोगफल लेना है ना। और किसका, तो 7/10 का भी व्युत्क्रम करेंगे तो 10/7 होगा। इसको तो अभी बना सकते हो, चूंकि लगातार बनाना है तो मैं अभी छोड़ना नहीं चाह रहा। तो 2 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 और 7 का गुना करेंगे 63 होगा, और 10 और 2 का गुना करेंगे 20 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये अपने पास आएगा क्या, 83/14। ये रिजल्ट अपने पास आ रहा है। लेकिन अब हमको करना क्या, इसका भी व्युत्क्रम करना है, यानी कि 83/14 का अगर रेसिप्रोकल अगर आप करोगे तो होगा कितना, 14, और y क्या होगा, 83 होगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन में हम देख लेते हैं ना, ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है। चलो भाई पहला नंबर ऑप्शन, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 14 और बटा में 83। तो काफी क्वेश्चन आसान था, ये आप बना सकते थे। आगे बढ़े ना, अगला क्वेश्चन है 46, एक संख्या का 2 गुना और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना का योग 25/2 है, तो वह संख्या क्या है। देखो मैं तो बोलूंगा ना कि इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन की सहायता से बनाओ तो आप जल्दी बना सकते हो। वैसे बोला क्या गया, कोई एक संख्या मान लेते हैं, संख्या x है, मान लेते हैं कोई संख्या मेरे पास x है, और उसका क्या बोला गया था, 2 गुना करना है। सबसे पहले बोला गया उसका 2 गुना करना है। अच्छा संख्या x है ना, अब उस संख्या को हमको क्या करना है, उसका व्युत्क्रम करना है, और व्युत्क्रम का क्या लेना है, 3 गुना। तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा, और 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, 3/x होगा, और दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त क्या होगा, तो बोला गया 25 और बटा में 2, ये हमको मिल रहा है। तो देखो x का वैल्यू बताना है, वह संख्या, और वह संख्या तो x है ना, तो हमको x का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो देखो हमारे पास जो भी ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे हम पुट करके देखेंगे क्या ऐसा हो सकता है। अच्छा आप ऐसे सोचो, पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर x का वैल्यू अगर मैं 7 रखूं तो होगा क्या, थोड़ी देर के लिए विचार करो। यहाँ पे 14 और बटा में 3/4, तो आप देखो कि 14 प्लस 3 बटा में जो 3 बटा में 4 नहीं, 3 बटा में 7 है, ठीक है ना। यहाँ पे x का वैल्यू 7 मैंने रखा है, x का वैल्यू पहला नंबर ऑप्शन में 7 था, तो 7 और 2 का गुना करेंगे 14, और प्लस 3 बटा में 7 हो जाएगा। तो क्या इसका वैल्यू 25/2 के बराबर होगा, नहीं हो सकता है, नहीं होगा ना, यानी कि ये वैल्यू हम नहीं रख सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर मैं नहीं रख सकता तो यानी कि अब दूसरे वैल्यू की तरफ चलेंगे, और दूसरा वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, तो रख के देख लेते हैं। तो 2 में 6 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा, और प्लस में क्या होगा, तो 3 बटा में 6 होगा। तो अगर मैं ऐसा देखूं तो देखो 3/6 का मतलब क्या होगा, 1/2 होगा ना, यानी कि हम लिख सकते हैं 12 और प्लस में क्या होगा, 1/2 होगा। अगर इसको आप हल करो तो 12 गुने 2 बराबर 24 और 1 25, यानी हम कह सकते हैं 25/2 होगा। तो आप ऑप्शन की सहायता से पुट करके आसानी से समझ सकते हो कि अभी आपका आंसर जो होगा वह सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप ऑप्शन की सहायता से बनाएं, मेरी समझ से इसमें आपका समय कम लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। देखो 47 में कहता है कि 91 प्लस 92 प्लस 93, और आपको 110 तक के संख्याओं को जोड़ना है, यह किसके बराबर होगा।
तो अभी आपको एक फॉर्मूला मालूम ही होगा, जैसा कि मैंने कंसेप्ट के क्लास में बतलाया भी था आप लोगों को कि इस तरह के लगातार प्रश्नों को अगर जोड़ना हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और गुणे पदों की संख्या बटा में 2 करते हैं। यहाँ पर पहली संख्या क्या है 91 है। अच्छा, अंतिम संख्या क्या होगा तो 110 होगा। अब यहाँ पे टोटल कितने पद आ रहे हैं, यानी कि टोटल कितनी संख्या है, तो टोटल संख्या आपको देखने के लिए यहाँ पे 110 है ना। अच्छा, 90 तक की संख्या को तो नहीं लिखा गया, 90 तक की संख्या यानी 1 से लेकर के 90 तक की संख्या को नहीं लिखा गया है। तो 110 से अगर 90 को आप घटा लो तो बचेगा कितना 20 बचेगा। तो चलो ये 20 टोटल पद हो जाएंगे और बटा में क्या करना है 2 करना है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इसको ऐड कर लोगे तो देखो आपके पास परिणाम क्या प्राप्त होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 201। और देखो यहाँ पे 10 बार में कैंसिल कर लेते हैं तो 201 और 10 का गुना करेंगे तो होगा कितना तो 2010। तो देखो तो 2010 किस ऑप्शन में दिया है, देखो सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो दूसरा नंबर ऑप्शन होगा। कोई परेशानी यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए तो अगला जो क्वेश्चन है वो 48 नंबर है। कहता है कि किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या अंकों की अदला बदली कर बनी है, तो संख्या का पता लगाएं। देखो काफी आसान सा सवाल है। अगर यहीं से केवल देखा जाए कोई 2 अंकों की संख्या है और बोला गया दहाई का जो अंक है वह इकाई से 7 अधिक है, तो देखो तो दहाई का अंक पहला नंबर ऑप्शन में आप चेक करो कि दहाई का अंक इकाई से 7 अधिक है। इकाई पर तो 1 है तो 1 में 7 जोड़ेंगे 8 होगा, हो सकता है, यानी पहला नंबर वाला आंसर हो सकता है। अच्छा, जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आप देखो कि जो दहाई का अंक है क्या वह इकाई से 7 अधिक है, कहाँ अधिक है, ये तो कम हो जाएगा ना, इकाई पे ही अंक ज्यादा है यानी कि 8 है, यानी कि ये आंसर अपना नहीं होगा। तीसरा नंबर ऑप्शन को आप देखें तो यहाँ पे 6 और 2 क्या इसका अंतर 7 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या चौथा नंबर ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम आसानी से तो केवल ऑप्शन को देख करके और केवल इतना ही इंफॉर्मेशन पर अपना आंसर भी दे सकते हैं। तो जब आंसर दे सकते हैं तो बात समाप्त हो जाती है, अब इसके आगे दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो आगे बढ़ें और क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि किसी कॉलेज में 1/5 लड़कियों और 1/8 लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया। कॉलेज में कुल कितने छात्रों ने शिविर में भाग लिया। काफी आसान सा सवाल है, आपको कुछ खास करना नहीं है। 1/5 और प्लस 1/8 आप दोनों को जोड़ लो, ये तो आप भी जोड़ सकते हो। एलसीएम क्या होगा 40 होगा और ऊपर 8 और 5 यानी कि जोड़ लेंगे तो 13 होगा, यानी कि 13/40 जो होगा यह आपका आंसर होगा। चलो चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में है। देखिए बाबू आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 13/40। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। आपको धनात्मक गुणनखंड निकालने आता है, अगर आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। करना क्या होता है 36 है, आपको प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ने हैं। हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और गुने लिख सकते हैं 3 का पावर 2, ठीक है। 4 और गुने 9 बराबर 36 लिखा जा सकता है ना। अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करना है नहीं, बस पावर को देखना है। यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 2 है, और जितना भी पावर दिया हो ना पावर में आपको 1 बढ़ाकर लिख लेना है। 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 होगा और इस 2 में भी 1 बढ़ाएंगे 3 होगा। और चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया था तो हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का अगर आप गुना करो तो कितना होगा 9 होगा। और देखो तो किस ऑप्शन में दिया है, तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया है। आप बात समझ पा रहे हो। मैं चाहता हूं कि एक एग्जाम्पल और भी आपको ऐसा अभी हम लोग ले लें ताकि और ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाए। जैसे कि अभी हम लोग 50 के बाद 51 तो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं नीचे चला जाता हूं और देखो क्वेश्चन नंबर 57 है और यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। कहता है कि 160 के धनात्मक गुणनखंड हमको निकालने हैं। क्या दिया था 160 दिया हुआ है। तो अच्छा 160 को अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो 32 गुना 5 बराबर 160 होता है। तो 32 के लिए हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5, अच्छा, और गुना 5 का पावर तो कुछ रहेगा नहीं, लेकिन अब कुछ भी ना हो तो 1 पावर तो रहता है ना। तो अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पावर है 5 और यहाँ पे पावर क्या है 1 है। अभी मैंने आपको कहा था कि पावर में आपको 1 बढ़ा लेना है, तो 5 में 1 बढ़ाओ तो 6 होगा और 1 में 1 बढ़ाओ तो 2 होगा और आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 6 में 2 का गुना करोगे तो क्या होगा 12। कितना आसान सा मामला है ना।
देखो किस ऑप्शन में दिया है, तो चौथे नंबर ऑप्शन में दिया है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 57 एक जैसे थे, तो इसलिए मैंने अभी बना लिया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 51 अभी देखते हैं क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर 51 और कहता है कि एक लड़का 1 से 12 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिस कारण योग 80 हो जाता है। तो वह कौन सी संख्या होगी? पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि वास्तव में यहाँ पे 1 से 12 तक जोड़ेंगे तो उसका योगफल सही में क्या होता है। देखो लगातार संख्या जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे। तो अभी n का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, तो चूंकि 12 तक बोला गया था तो n का वैल्यू 12 होगा। 12 में 1 जोड़ लेंगे तो 13 होगा और बटा में 2 कर लेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, यहाँ से हम कह सकते हैं 78 होगा ना। तो अभी देखो कैसे होगा, यहाँ पे 6, ये आप बात समझ पा रहे होगे। 13 गुने 6 78, यानी कि वास्तव में आना कितना चाहिए था 78, लेकिन आया कितना 80। कितना ज्यादा आया, तो 2 ज्यादा आ गया, यानी कि 2 को उसने 2 बार जोड़ लिया होगा। सिंपल सी बात है ना। तो आगे बढ़ते हैं, समझ पा रहे हो। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है कि 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 121 से लेकर के 999 तक के लिए आप देख लो कि कुल कितनी संख्या होगी। तो 121 से 999 तक की संख्या आपको देखने के लिए 999 से आपको 120 को घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 120 तक की संख्या लिखी नहीं गई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 879 कुल संख्याएं होंगी। अच्छा, एक कितने डिजिट की संख्या होगी, तो 3 डिजिट की संख्या होगी। तो अभी आप अगर 3 से अगर इधर गुना कर लेते हो तो आपको प्राप्त क्या होगा, तो 2637। अब देखो हमको आगे क्या करना है, तो अभी हमारे पास 999 तक हो गया है, तो 1000 से हम आगे बढ़ेंगे और 1000 से कितना बोला गया था, 1346। अब यहां तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो देखो 346 से तो 1001 से अगर देखता तो 346 होता और 1001 भी है, यानी कि टोटल 347 नंबर होंगे। और ये टोटल जो नंबर होंगे ये 4 अंकों के होंगे। तो यहाँ पे 4 से हमें गुना करना पड़ेगा। अगर मैं 4 से गुना करूं तो आपको प्राप्त क्या होगा, 1388। बात समझ पा रहे हो। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं बाबू। आपको करना क्या है कि यहाँ पे 2637 और 1388 इन दोनों को आपको ऐड कर लेना है। देखो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपको मिलेगा कितना, 4025। तो 4025 देख लो किस ऑप्शन में दिया है, देखो चौथे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 53। 9997 गुने 10003 गुना करेंगे क्या होगा, इसको आप लोग बना लेना। आप 10003 दिया है तो 10000 प्लस 3 कर लेना, मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। चलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, वह संख्या कौन सी है। कहता है एक संख्या है, मान लेते हैं कि वह संख्या 1 से। अब उसके बाद क्या बोला गया कि अपने व्युत्क्रमानुपाती से, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती x का व्युत्क्रमानुपाती यानी रेसिप्रोकल 1/x होगा और उसका क्या, तो 58 गुना। तो आप 58 से इसका गुना कर लो। अब कहता है कि उससे यह संख्या जो है वह क्या है, तो 3/4 गुना बड़ी है, यानी कि माइनस हम 3/4 लिख सकते हैं और दोनों आपस में क्या होगा, बैलेंस होगा। तो अभी इस x का वैल्यू क्या होगा ये हमें देखना है। तो अगर देखो आप ऑप्शन की सहायता से बनाओ ना तो ज्यादा बेहतर और जल्दी बना सकते हो। तो अभी निगेटिव वाला वैल्यू और पॉजिटिव वाला वैल्यू में देखें तो अगर 8 है तो -8 भी है, 12 है तो -12 भी है। तो देख लेते हैं कि अभी अपना आंसर क्या होगा। निगेटिव वाला वैल्यू को तो चेक करेंगे नहीं क्योंकि निगेटिव में वैल्यू आएगा नहीं। अभी यहाँ पर पॉजिटिव में अगर देखें तो 12 और 8 है, तो यहाँ पर क्या रख के देख सकते हैं। देखो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि आपको 8 यहाँ पे बटा में 4 है, तो यहाँ पे 8 रहेगा तो थोड़ी संभावना बन सकती है। कैसे बन सकता है, अगर मैं x का वैल्यू 8 रखूं तो देखो x का वैल्यू 8 रखेंगे तो होगा क्या, 8 माइनस 3/4 और बराबर क्या हमको लिखना होगा। तो अभी देखो 58 और बाई हम क्या लिख सकते हैं, 8 1/x है ना, तो x का वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। तो अभी देखो इधर हल करेंगे तो 29/4 हो जाएगा। अच्छा इधर भी अगर मैं 2 से सिंप्लीफाई करूं ऊपर नीचे तो ये भी क्या होगा, 29/4 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं
कि यहाँ पे LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हो रहा है। कब बराबर हो रहा है? जब x का वैल्यू कितना रखा गया था? 8 रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप ऑप्शन की सहायता से बनाओ ना तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हो, और नहीं तो फिर कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे, और आपके पास इतना एग्जाम में वक्त होता नहीं है कि आप कैलकुलेशन करके और आंसर तक पहुंचो। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं तो आप ऑप्शन की सहायता से अगर बनाओ तो जल्दी बना सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 55 कहता है 1 से 100 के मध्य आने वाली सभी प्राकृत संख्याएं जो 7 का गुणज है उनका योग क्या होगा। काफी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। 1 से 7 के मध्य आने वाली सभी प्राकृत संख्या जो 7 का गुणज हो, तो पहली संख्या क्या होगा? तो 7 होगा, है ना। पहली संख्या क्या होगा? 7 होगा, जो 7 से कटेगी। अच्छा, जैसा कि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो पहला टर्म तो 7 होगा। अच्छा, 100 के नजदीक में कौन ऐसी संख्या जो 7 से कटेगा? तो हम कह सकते हैं 98 होगा, है ना। अच्छा, अभी टोटल कुल कितनी संख्या ऐसी हो जाएगी? तो देखो 98 है ना, तो 14 गुने 7 98 होता है, 98 होता है, यानी कि टोटल 14 संख्याएं हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो चलो भाई अभी हल कर लेते हैं। तो अभी 98 और प्लस 7 अगर मैं ऐसा कर लूं तो कितना होगा? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 105 होगा ना। और अभी हमको 2 से 14 को अगर कैंसिल करें तो 7 बार है, यानी कि 7 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तभी मेरे पास आएगा कितना? तो 735। देखो तो बाबू किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो अभी आपका पहला नंबर ऑप्शन यह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप बना सकते हो। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि 279 प्लस 167 इंटू 342 का इकाई अंक क्या होगा। आप हल कर लेना। देखो 7 और 2 का गुना करोगे 14 हो जाएगा, यानी इकाई अंक 4 हो जाएगा। पहले गुना का काम करते हैं, और 9 और 4 को अगर ऐड करोगे तो 13 हो जाएगा, और 13 का इकाई अंक क्या होगा? तो 3 होगा। इसको तो ऐसे ही हम लोग हल कर सकते हैं, किया जा सकता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 57 तो भी बना चुके थे ना। तो अब 58 देखना है। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है कि दो संख्याओं का योग 16 है और उनका अंतर 2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हो। दो संख्याओं का अभी बोला गया कि यहाँ पे योग 16 है। देखो ऐसे हमको पता चल रहा है कि अगर एक संख्या अगर जो है ना वह 9 हो जाए और एक संख्या अगर 7 हो जाए, तो 9 और 7 को जोड़ेंगे ना तो 16 हो जाएगा, और 9 और 7 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। योगफल 16 हो जाएगा और अंतर 2 हो जाएगा। तो अगर गुणनफल बोला गया है तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? 63 होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे कैसे बनाया जा सकता है, तो आप बना सकते हो कि मान लेते हैं कि अगर एक संख्या अगर 1 से है तो 1 से और प्लस y और बराबर लिख सकते हैं कि 16 है। उसके बाद 1 से और माइनस y बराबर लिख सकते हैं 2। तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना। x का वैल्यू निकालोगे तो 9 हो जाएगा, और y का वैल्यू पुट कर लेना। x का वैल्यू कहीं भी किसी भी समीकरण में, तो y का वैल्यू आप निकाल सकते हो, 7 हो जाएगा। और दोनों को चूंकि आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा? 63 होगा। देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। देखिए बाबू आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 63। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है a तथा b धनात्मक पूर्णांक है तथा a प्लस b प्लस ab का जो वैल्यू है वह 65 के बराबर है, तो a और b के मध्य अंतर क्या होगा। जबकि a और b 15 से छोटी संख्या है या 15 के बराबर है, ऐसा दिया है ब्रैकेट में। तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को आपको हल करना है ना। क्या दिया था? a प्लस b और प्लस में क्या है? ab है, और रिजल्ट कितना के बराबर है? तो 65 के बराबर है। तो अभी इस तरह के प्रश्न को आपको हल करने के लिए ना थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा। यानी कि a और b का ऐसा क्या वैल्यू मैं रखूं कि मेरा 65 हो जाए और a और b का वैल्यू 15 से छोटा हो जाए। तो देखो अगर a का वैल्यू मैं 10 रख लूं और b का वैल्यू अगर मैं 5 रख लूं, तो यहाँ पे 10 और 5 का गुना करेंगे तो 50 होगा। सबको चूंकि जोड़ा गया था ना, तो अगर जोड़ेंगे तो क्या यह 65 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि a और b का वैल्यू ऐसा कैसे लाया जा सकता है। देखो जब इतने छोटे छोटे आंकड़े को अगर आप एज्यूम नहीं कर सकते हो ना, तो फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो रेस है इसमें आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो अभी आपको क्या करना है? तो a और b के बीच अंतर आपको लेना है। तो 10 और 5 के बीच का अंतर क्या होगा? 5 होगा। और देखो तो किस ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है? तो तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर कहता है कि 40 के धनात्मक पूर्णांक कितने हैं। अभी देखो इसके पहले क्वेश्चन 50 और 57 दोनों मैंने बनाया था।
अभी उसी प्रकार से धनात्मक गुणांक पूछा जाए या धनात्मक गुणनखंड पूछा जाए, आपको करना क्या होगा, मैंने आपको सिखलाया है। जैसे 40 है ना, तो 40 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 5 यानी 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, और गुने 5, 5 का पावर 1, अगर कोई भी पावर नहीं तो 1। और मैंने क्या कहा था अभी कि जो भी पावर दिया है ना उसमें आपको क्या करना है, +1 करना है। यानी 3 में अगर मैं +1 करूं तो 4 होगा, और 1 में अगर मैं +1 करूं तो 2 होगा। और आपको क्या करना है, दोनों को आपस में गुना कर लेना है। 4 और 2 का गुना करोगे 8 होगा। और देखो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, चौथे नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अब तक तो आप गुणनखंड निकालना समझ गए होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। क्वेश्चन यह मैं छोड़ दूं आपके लिए, चलो बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं। अभी 24 है ना, 24 को भी क्या लिखेंगे, देखो 8 गुना 3 24 होता है। 8 का मतलब 2 का पावर 3 और गुना 3 तो 3 का पावर 1 लिखना पड़ेगा। सेम चीज है, यानी कि यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पे पावर 1 है। तो 3 में अगर मैं 1 बढ़ा लूं तो 4 होगा, और 1 में भी 1 बढ़ा लूं तो 2 होगा। और आपस में दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अभी भी आंसर होगा मेरे पास कितना, 8। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। समझ पा रहे हो। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से सभी क्वेश्चन एक ही तर्ज पर हैं, तो आप बना सकते हो। अच्छा 288 है ना, तो 288 को आप क्या लिखोगे, तो देखो 288 है यानी कि 32 गुना 9। 32 का मतलब क्या होगा, 2 का पावर 5 है ना। और 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2। मैंने कहा था ना प्राइम फैक्टर में आपको तोड़ने हैं। तो यहाँ पे पावर 5 है और यहाँ पे पावर क्या है, 2 है। तो 5 में अगर 1 को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 6 होगा। अच्छा 2 में अगर 1 को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो 6 और 3 का कर लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो कितने होने वाले, 18। देखो तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। बना सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल है 231। एक संख्या 21 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। मजाक है इस तरह के क्वेश्चन बनाना, बना सकते हो ना भाई। दो संख्या है, दोनों का गुणनफल 231 है और एक संख्या 21 दिया हुआ है, तो उससे भाग देंगे ना और आएगा कितना, 11 आएगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो अभी ऑप्शन नंबर 3। एमटीएस एग्जाम का है, तो मैट्रिक लेवल का एग्जाम है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ो और क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है 1 से 150 तक की संख्याओं में 3 और 5 दोनों के कितने अपवर्त्य हैं। यानी 3 और 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्या। तो 3 और 5 से अगर हमको देखना है, यानी हम 15 से देखेंगे। 3 और 5 का एलसीएम लिया जाता है, 15 है। अच्छा 1 से 150 तक यानी कि कुल संख्या क्या हो गया, 150। तो 150 और बटा 15 होगा कितना, 10। काफी आसान से सवाल है, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड नंबर। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ो बाबू। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। अब तो धनात्मक गुणनखंड के इतने सारे सवाल बन गए ना, ये आपको कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती है। क्या दिया हुआ है, 325। अगर 325 है तो 325 को आप क्या लिखोगे, देखो 325 को आप 25 गुना 13 लिख सकते हो, यानी कि 5 का पावर 2 और गुने 13, और इसका पावर कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर में हमको 1 बढ़ाना है, यानी कि यहाँ पे 3, और यहाँ पे पावर में भी 1 बढ़ाना है, यानी कि 2। तो 3 में हमको करना क्या है, तो 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो तो अभी ऑप्शन कौन सा होगा, पहला नंबर, यानी 3 गुने 2 6 हो जाएगा। अब मत बोलना कि आपको गुणनखंड निकालने नहीं आता है, हाँ? चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि 31 प्लस 33 और प्लस 57 तक हमें ऐड करना है। देखो ये केवल विषम संख्याएं हैं, 31 के बाद 33 है और 33 के बाद 35 होगा, फिर 37 होगा, इस तरह से केवल विषम संख्या। यानी कि हम इस तरह से निकाल सकते हैं। हमको करना क्या होगा, 1 से लेकर के और 57 तक जितनी विषम संख्या है उसका जोगफल ले लेते हैं और उसमें से घटा लेंगे, और 1 से लेकर के और 30 तक की कुल जितनी विषम संख्या है उनका जोगफल। अच्छा विषम संख्याओं का जोगफल निकालने आता है। विषम संख्या, अगर मैं आपसे बोलूं कि n विषम संख्या अगर है तो n विषम संख्या का योग क्या होगा। तो आप फॉर्मूला जानते हो, n विषम संख्या का योग जो होता है वह n स्क्वायर होता है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम निकालेंगे। तो अभी हमारे पास जो दिया हुआ है, कहता है कि 1 से लेकर के और 57 तक अगर हमको निकालना होगा, तो 1 से 57 तक निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, कुल कितनी विषम संख्या यहाँ पर हमको प्राप्त होगी। तो देखो 1 से लेकर 57 तक अगर मैं देखूं तो टोटल 29 विषम संख्या हमको मिलेगा,
कैसे? तो 57 के बाद 58 आता है, तो 58 तक अगर देखें तो 29 इवन नंबर और 29 ऑड नंबर, हाफ हाफ कर लेंगे ना, तो अभी 29 जो होगा यहाँ पे विषम संख्या होगा और 29 सम संख्या, तो हमको तो विषम से मतलब है ना। और अभी मैंने क्या कहा, n स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा, हमको घटाना होगा। देखो 1 से लेकर 30 तक कुल विषम संख्या क्या होगा, तो 15 होगा। 15 सम संख्या और 15 विषम संख्या, तो हमको 15 का भी स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो क्यों ना हम ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी कर लें। तो 29 और 15 दोनों को अगर मैं यहाँ पे अगर जोड़ लूं तो अभी मेरे पास कितना होने वाला है, 44 होगा। अच्छा, 29 और 15 को अगर यहाँ पे घटा लेते हैं तो अभी रिजल्ट अपने पास क्या आने वाला है, तो 14 हो जाएगा। तो 44 इंटू 14 दोनों को अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी होगा कितना, 616। देखो तो किस ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, अभी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है 67 नंबर। कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है वह 1152 है। यदि एक संख्या दूसरे से दोगुना है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। मान लेते हैं एक संख्या x है और एक संख्या चूंकि दोगुना बोला गया तो 2x है, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा, 1152 होगा। ठीक है, 2 से आप कैंसिल कर सकते हो और 2 से अगर कैंसिल करो तो आप कितना बार में इसको कैंसिल कर सकते हैं, 576 होगा ना। तो अभी x स्क्वायर का वैल्यू 576 होगा, तो अभी x का वैल्यू क्या होगा, यानी कि 576 का स्क्वायर रूट करेंगे, एक इसका स्क्वायर होता है 24 का, तो x का वैल्यू 24 हो गया। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 48 है ना। तो अभी बोला गया दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 24 और 48 को जोड़ लीजिए तो अभी होगा कितना, 72। देखिए तो किस ऑप्शन में दिया है, सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो काफी आसानी से हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन को कर लिया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पर बोला गया अभी हमको जोड़ना है, क्या क्या जोड़ना है बाबू, तो 0 और 7 7 7 7 7 कितना है, 5 बार दिया था ना। हाँ ठीक है, और प्लस कर लेना है। और यहाँ पर क्या है, अगर इस क्वेश्चन को मैं ना बनाऊं तो भी आप बना सकते हो, 7 7 7 और 7। चलो मैं यहाँ पे 0 रख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 0 और 3 बार 7 दिया हुआ है तो 2 बार 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 और यहाँ पे 2 बार 7 है। ठीक है, छोड़ दें क्या इस क्वेश्चन को। चलो लास्ट क्वेश्चन मैं इसी को करके आज छोड़ देता हूँ। और 0.7 यहाँ पे बोला गया, और उसके बाद लास्ट में जो है आपका दिया हुआ है तो 0.0 और 7 इस तरह से। तो अभी यहाँ पे हम 0 दे देंगे, तो सबको यहाँ पे बोला गया सबको जोड़ लेंगे क्या होगा। तो आप यहाँ से जोड़कर देखो वही क्या आपका आंसर होने वाला है। तो देखो अभी यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 7 और 7 14 हो जाएगा। अभी यहाँ पर लेंगे तो 21 और 1 22 यानी कि 2, यहाँ पर हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और पॉइंट अभी देखो यहाँ पे 35 था ना, तो यहाँ पे 3 यानी कि 3.87247। देखो तो 3.87247 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ पा रहे हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 68 तक ही मैं आज छोड़ रहा हूँ और काफी कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया। और सबसे मजे की बात क्या है कि गुणनखंड निकालने वाली जो भी समस्या अब आपकी थी वो अब आपकी हल हो जाएगी। अब कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई। और देखिए आपके कमेंट का मुझे हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।